हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की 3 महीने बाद ये पहला वीडियो लेक्चर है जो कि आपके सामने है और ये है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जिसमें कि हम लोग मूल रूप से भारत को समझते हैं और आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो है ये आपका यूजी सेमेस्टर 1 का है और FYUGP यानी कि FYUGP, ठीक है। क्या होगा? FYUG और P यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि है उसका है सेमेस्टर 1 का, ठीक है। तो अगर आप कोई सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और उनका सेशन जो है आपका 24 से 28 है, कितना है? 24 से 28 है। इस सेशन में अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें पास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन्होंने पहले ये एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा कि ये किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आप भी इसको यूट्यूब से देख सकते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपको वो टॉपिक समझ में भी आएगा। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन देखने से नहीं बात बनती है, आपको वो टॉपिक को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक ले रहे हैं जो कि सेशन 24 से 28 का है, ठीक है। ध्यान रखिए, सेशन 24 से 28 का है और हालांकि जो सिलेबस है वो सेम ही है, लेकिन सेशन 24 से 28 वालों के लिए कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो बने रहिए इसमें पूरी तरीके से। पहला पॉइंट हम लोग लेंगे भारत की उच्च पर्वत चोटियां। जी हाँ, भारत की उच्च पर्वत चोटियां। आप सोचेंगे कि ये पॉइंट कहाँ से आ गया, तो अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस को डाउनलोड कर लिए हैं कोलान की वेबसाइट से, तो वहाँ पर जो पहला वाला है ना लैंडस्केप, ठीक है, पहला वाला जो उसका यूनिट है उसी से ये लिया गया है। इसमें जो है भारत का जो ज़मीन है, लैंडस्केप है, वो कैसा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल रूप से, ठीक है। भारत का ही पूछा जाएगा। तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत की जो उच्च पर्वत चोटियाँ न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जलवायु और जैव विविधता, जल स्रोत, संस्कृति, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। इसको मैं मूल रूप से आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको इस प्रकार से पॉइंट बनाना होगा और इसे लिखना होगा। कैसे लिखना होगा कि इनका महत्व और प्रभाव निम्नलिखित पहलुओं में देखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे इस प्रकार से नंबर 1 देके पॉइंट बना देंगे कि भौगोलिक और पारिस्थितिकीय महत्व, ठीक है। जब आप इसे पॉइंट बना देंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसको पता लगेगा कि हाँ बच्चा यहाँ से भौगोलिक और पारिस्थितिकीय महत्वों के बारे में बताएगा। अब जब 2 नंबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है ना, तो जैसे ही 2 नंबर आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि 1 नंबर यहाँ से खत्म होता है, यहाँ से 2 नंबर आएगा। एकदम छोटा सा सीधा सा लॉजिक है, बहुत ही आसान है और हम लोग इसी को हल्के में ले लेते हैं कि ये तो कोई भी जान जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब आप इस प्रकार से लिख के दिखाते हैं तो इसी के आपके नंबर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि भौगोलिक और पारिस्थितिकीय महत्व, और फिर यहाँ पे लिखा गया है कि उसकी जो सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं, वो क्या है। तो हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, ऊंची चोटियां कैसी होती है? इस प्रकार से, ठीक है। ये जो वाला है, ठीक है, चोटियां, ऊंची चोटियां तो भारत की उत्तरी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, जिससे यह एक प्राकृतिक रक्षा कवच का कार्य करती है। तो अगर आप भारत मानचित्र में देखेंगे उत्तर दिशा में, जिधर चाइना के साइड में, तो हिमालय पर्वत उधर है और उधर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट का भी नाम सुना होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची, उससे ऊंचा दुनिया में और कहीं नहीं है।
जलवायु नियंत्रण आप देख सकते हैं, उसका जो अगला ये है वो है कि ये पर्वत मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत के मैदान भागों में पर्याप्त वर्षा होती है और कृषि को बढ़ावा मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मानसून की जो हवाएं होती है ना, वो हिंद महासागर यानी कि अरब सागर हिंद महासागर होते हुए आती है, और वो हवाएं सीधा केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आपका झारखंड में कोल्हान, इधर से होते हुए बिहार होते हुए चला जाता है, लेकिन ये आगे चाइना तरफ नहीं जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो उसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ उसे रोक देती हैं, यानी कि वो जो हवाएं हैं वो रुक जाती हैं, और वहीं से जो है ये वापस घूमने लगती है, या फिर किनारे किनारे निकल जाती है। ठीक है, किधर? उधर गुजरात तरफ। मानसूनी हवाओं के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी हवाओं की वजह से पानी पहुंचता है, और इसी से क्या होती है? कृषि यानी खेती होती है। अब है आपका एक और पॉइंट है, वो है जैव विविधता, है ना, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता क्या होता है? देखिए हिम तेंदुआ, लाल पांडा, देवदार वृक्ष, ये सब कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हम लोग यहाँ से तो नहीं उस चीज को अनुभव कर सकते, लेकिन देवदार के वृक्ष को देखना हो, लाल पांडा या हिम तेंदुआ, तो ये कोई ठंडे प्रदेश हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें स्थानिक जगह पे पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग जैव विविधता जो है ना उसको संरक्षित करना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब देखिए कितना सुंदर जो है दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जल संसाधन एवं कृषि पर प्रभाव। अब ये जो जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो जल संसाधन और कृषि पर कैसे प्रभाव डालती हैं? देखिए ये जो नदी है, कुछ नदी, उनका उद्गम स्थल वहीं से है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ऐसी नदियां कहाँ से निकलती है? हिमालय से, और भारत की कृषि और जलापूर्ति का मुख्य स्रोत यही है। आप ध्यान रखिएगा, 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय से ही निकलती है, और हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटियां हैं। ग्लेशियर और जल भंडारण। हिमालय की जो ग्लेशियर है यानी बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा को ग्लेशियर बोलते हैं, ये प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य करते हैं और शुष्क मौसम में जल के निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराते हैं। यानी कि जब ठंडे का मौसम आता है, गर्मी का मौसम, तो फिर जल तब भी मिलते रहता है। खेती और बागवानी होती है, जैसे कि सेब, अखरोट, केसर, चाय, ये सब फसलें उगाई जाती है। अब आता है आर्थिक और पर्यटन महत्व। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आर्थिक का मतलब होता है पैसा और पर्यटन का मतलब होता है घूमने जाना। तो पर्यटन और रोमांचक खेल, हिमालय की चोटियों में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और स्कीइंग का प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक है, यानी कि पर्यटन उद्योग को इसमें क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है वो है पर्वतीय नदियां जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि ये ऊंची पहाड़ियों से जब नीचे गिरती है ना, तो वहाँ पर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनता है वहाँ से। ठीक है, यानी कि नदी के पानी से जो है बिजली उत्पादन किया जाता है, तो इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं ना। आप समझिएगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली। तो जब पानी से अगर कोई बिजली पैदा किया जाए तो उसको बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये उनके लिए था जिनको समझ में नहीं आया था। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। अब देखिए लिखा है सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व। तो अगर आप तीर्थ स्थल की बात करें, ठीक है, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का, तो वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहिब। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं पवित्र तीर्थ स्थल और ऊंचाई जगह पर हैं। क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सारे के सारे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं। अगर आप में से कोई विद्यार्थी इन जगहों पर गए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहिब, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, और ये जगह जो है कितनी ऊंचाइयों पर है ये सब आप बताइएगा। ठीक है, जो गए हैं उनके लिए, ताकि बाकी लोग ये समझ सकेंगे कि वो जो है ऊंची चोटियों में स्थित तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल, इसको सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कहा जाता है। ये प्रेरणा और आध्यात्मिकता की जगह है। भारतीय जो हिमालय है संस्कृति, ध्यान, योग साधना का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने उसे तपस्या स्थल के बारे में चुना है। कहते हैं ना, हिमालय तपस्या करने चले गए, ये उसी से निकला है।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव। देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या कहते हैं, रक्षा का काम करते हैं, यानी सीमा को सुरक्षित रखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत। सेना की तैनाती, सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत ही ठंडा जगह है, याद रखिएगा वहाँ का अगर तापमान आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, -45 डिग्री। ठीक है भाई साहब, -45 डिग्री में आपका कोलगेट जम के पत्थर, अंडा जम के पत्थर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी चीज़ वहाँ पर लेके जाएंगे जम के पत्थर हो जाएगा। तो इसको समझिए, इतना ठंडा है वहाँ पे, फिर भी हमारे वीर सैनिक वहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करें तो भारत की उच्च पर्वत चोटियाँ देश के प्राकृतिक संतुलन, जलवायु, जल संसाधन, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को गहराई से प्रभावित करती हैं। इनका संरक्षण और सतत उपयोग आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी ही लाभकारी बनी रहे। आइए बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट है वो हम लोग का है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली। जी हाँ, ये एक अलग पॉइंट है और ये आपका शायद अलग यूनिट का है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि जिसमें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम करके एक यूनिट है, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ही है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है, हम लोग अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी हिमालय से आए हैं शिक्षा की बात करने। तो हमारा जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, जिसे हम लोग गुरुकुल आश्रम कहते हैं, उसको ब्रिटिशों ने पूरी तरीके से बदल दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी टाइप से पॉइंट्स बनाए गए हैं। हालांकि हर प्रश्न का उत्तर कुछ इसी टाइप से आपको मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो कि जब आप एग्ज़ाम लिखें तो इस टाइप से बिंदु बना के लिखें। मैं इसे आखिरी नहीं मानता, इनसे भी अच्छा आप में से लिखने वाले होंगे। ठीक है, तो वो और बेहतर होगा, लेकिन ये एक सामान्य स्थिति, एक नॉर्मल रेंज है ताकि वे बच्चे जिनको अभी आइडिया नहीं है वो इस प्रकार से लिख सके। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिनको इससे भी अच्छे आइडियाज़ पता है कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को भी बताने की कोशिश करूँगा। ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके ही दोस्तों भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। गुरुकुल और मदरसों का ह्रास। देखिए, जो ब्रिटिश शासन था वो पहले भारत में शिक्षा का जो मुख्य स्रोत जो गुरुकुल होते थे, पाठशाला, मदरसे, जहाँ पर संस्कृत, अरबी, गणित, वेद शास्त्र, आयुर्वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई का ब्रिटिश शिक्षा शासन के दौरान। स्वदेशी जो भाषाएं थी उसकी उपेक्षा की गई, यानी कि सांस्कृतिक फारसी वगैरह भाषा जो होती थी अंग्रेजों ने उसको हटाकर अंग्रेजी शिक्षा को डाल दिया और सरकार उनकी थी तो सरकारी नौकरी में अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया। तब से लोग इंग्लिश के लिए तड़प रहा है कि उनको भी सरकारी नौकरी मिलेगा। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो एक आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले जो था उसी ने 1835 में एक नई शिक्षा नीति लाई थी जो कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी। उसने भारतीयों को अंग्रेजी मानसिकता पैदा करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने भारतीयों को सरकारी नौकरी के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से निम्न स्तरीय क्लर्क, यानी कि क्लर्क लेवल का जो जॉब है तैयार करने वाली शिक्षा प्रणाली विकसित की। यानी कि अगर आप देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली का सिस्टम कैसा है तो एक क्लर्क पैदा करना है उनको, क्लर्क जो कि कुर्सी टेबल में बैठ के सरकार के लिए काम कर सके और जैसा जैसे सरकार बोले वैसा ही काम कर सके, वो है शिक्षा प्रणाली। उसी प्रणाली को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, आज जो चल रही है आज वही है, पता नहीं क्यों सरकार अभी भी बदल नहीं रही है। अभी तो अंग्रेज नहीं है फिर भी वही चल रहा है। ठीक है, पाठ्यक्रम में बदलाव। पारंपरिक शिक्षा में धर्म, दर्शन और नैतिकता पर जोर दिया जाता था। देखिए कितनी अच्छी बात है कि धर्म, दर्शन, नैतिकता, यही तो इंसान की इंसानियत है भाई, यही तो मनुष्यता है। शिक्षा में ये सब नहीं रहेगा तो शिक्षा का क्या मतलब। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में सबको हटाकर गणित, विज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग को अधिक महत्व दिया गया है। यानी कि गणित, विज्ञान और जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, उनको धर्म, दर्शन और नैतिकता के साथ जोड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं कि धर्म, दर्शन, नैतिकता को हटा के गणित, विज्ञान और लॉजिकल रीजनिंग को ही डाल दिया जाए। इसका ये दुष्परिणाम निकलेगा कि लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
लोग जो है बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाएंगे, लोग के अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं रहेगी और नशे के शिकार हो जाएंगे, गाली गलौज करने में उतर आएंगे। आप ये चीज़ अपने आसपास जरूर देखे होंगे कि पढ़े लिखे लोग भी गजब गजब के जो है कारनामे कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर भी बुराई पनप रही है। तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने लिखने का, क्योंकि उसमें धर्म, दर्शन और नैतिकता की कमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है आधुनिक जो विद्यालय हैं और विश्वविद्यालय की स्थापना। अगर इसकी बात करें तो पहले आधुनिक स्कूल और कॉलेज जो थे 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, जिसे आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहते हैं, 1830 में दिल्ली कॉलेज और 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इतना पहले अंग्रेजों ने करवाया था ये सब, ठीक है। आज ये भारत के बड़े बड़े कॉलेज हैं जिनको अंग्रेजों ने स्थापना करवाया था 1817, 30, 57 में, ठीक है। और यहाँ पर जो है महिला शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश काल में पहली बार महिलाओं के लिए औपचारिक विद्यालय खोले गए। 1917 की सदर रिपोर्ट के बाद महिला शिक्षा को अधिक समर्थन मिलने लगा। अंग्रेज जो थे वो उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि महिलाओं को शिक्षा दिया। इससे पहले महिलाओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अंग्रेजों ने उनके लिए अलग से नीतियाँ बनाई। भारतीय समाज पर प्रभाव, एक नया बुद्धिजीवी वर्ग, भारतीयों का एक नया तबका उभरा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर आधुनिक विचारों से प्रभावित हुआ। जैसे हमारे कुछ लोग जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी, ये थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, ये समाज सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में योगदान दिया। राष्ट्रीय और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने पश्चिम विचार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को अपनाया। यह फ्रांस की क्रांति से आई थी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक बल मिला इससे। इसी के आधार पर रोजगार और आर्थिक प्रभाव क्या हुआ कि सरकारी नौकरी के लिए जो शिक्षा का जरूरत था उसमें अंग्रेजी महत्वपूर्ण हो गई, यानी लिपिक, अनुवादक, प्रशासनिक पदों पर वही आदमी जा सकता है जिसकी इंग्लिश एकदम तगड़ी होगी, ठीक है। अगर आप देखें तो अगर आप IAS बनना चाहते हैं, IAS अगर किसी का सपना है, ठीक है, तो भाई आपको इंग्लिश बढ़िया से आना होगा, क्योंकि लॉर्ड मैकाले बना के चला गया था कि भाई इंग्लिश जिसको नहीं आएगा उसको तो नौकरी ना देंगे। तो समझ लीजिए IAS बनने के लिए तगड़ा इंग्लिश आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो जाएगी हिंदी मीडियम से भी, तो आप देख लीजिए जो UPSC का एग्ज़ाम होता है हर साल, इस साल भी हुआ या होगा पता नहीं, रिजल्ट में देखिएगा जो 1 से लेकर 50 तक के होंगे उसमें अधिकतर इंग्लिश मीडियम के होंगे और तगड़े इंग्लिश बोलते होंगे। उनका इंटरव्यू भी धमाकेदार होता है एकदम अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी वाला ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कमी हुई। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से नौकरी के लिए बनी थी, तो इसमें व्यावसायिक जो टेक्नोलॉजी थी इस पर ध्यान नहीं दिया गया और भारत औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं उठा सका। भारतीय भाषा और संस्कृति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय भाषाओं को द्वितीय श्रेणी बना दिया, जिससे भारतीय साहित्य और पारंपरिक ज्ञान पीछे छूटने लग गए, ठीक है, और इंग्लिश जो है बाप बन गया। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, ब्रिटिश शिक्षा से भारतीय युवाओं में पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी और जिससे पारंपरिक मूल्य और भारतीय जीवन पर असर हुआ, ठीक है। ये तो सरकार भी जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं कि अब लोगों के अंदर अंग्रेजियत जो है खून में घुस गया है। यही मैकाले चाहता भी था कि ये शरीर से इंडियन रहेंगे लेकिन दिमाग से पूरी तरीके से अंग्रेज बना दिए जाएंगे, और हालात भी वही हुआ, ठीक है। हर चीज़ में तो अंग्रेजियत आप देख ही सकते हैं, खाएंगे अंग्रेजी, पहनेंगे अंग्रेजी, पिएंगे अंग्रेजी, देखेंगे अंग्रेजी, बनेंगे अंग्रेज ही। ये बात कहाँ तक सही है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपकी राय क्या है इस पर, उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और निष्कर्ष पे आते हैं। जी हाँ, यही लास्ट है, निष्कर्ष पे हम लोग पहुँच गए। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, ठीक है। बस इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, सच में पढ़ाई बहुत अच्छी है और इस चीज़ से सीख कर हंसते खेलते हम लोग एग्ज़ाम के साथ साथ ज़िंदगी भी जीना सीख जाएंगे।
ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, जिससे वैज्ञानिक और प्रशासनिक सोच का विकास हुआ। हालांकि यह प्रणाली भारतीय संस्कृति और भाषाओं को पीछे छोड़कर केवल प्रशासनिक कर्मचारियों को तैयार करने तक सीमित रही। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए इसे भारतीय भाषाओं, तकनीकी शिक्षा और समावेशी विकास की ओर मुड़ा। जी हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने NEP की बात जो नाम सुना है, जो कि 2020 में हम लोग का मोदी सरकार ने जो है इसको लागू किया था, यानी कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 2020 का है और ये अभी लेटेस्ट है। इसी के आधार पर आपका जो है FYUGP है ना, FYUGP ये सिस्टम जो है आया है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो 4 साल का हुआ है। इससे पहले जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तो उस समय जो है 3 साल का हुआ करता था। तो जो नया शिक्षा नीति है जिसको भारत सरकार ने तैयार किया है, इसमें जो है 4 साल का हुआ है। और आप देख रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं कि अभी आपको डिजिटल एजुकेशन का ज्ञान दिया जा रहा है, अभी आपको भारत के बारे में अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आपका MDC पेपर में ले सकते हैं कुछ भी। इसके अलावा आपको हिंदी का या इंग्लिश का हर चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पर एक कोई चीज़ कंपलसरी नहीं रखा गया है। और आपको पेंटिंग पसंद है, आपको गाना पसंद है, हर चीज़ अवेलेबल है। यानी कि अब वो चीज़ नहीं रहा, वो बाध्यता नहीं रहा। सरकार धीरे धीरे उस चीज़ को समाप्त कर रही है। और याद रखिएगा कि सरकार जो है क्रम अनुसार चलती है, वो झटाक से एक चीज़ नहीं बदल सकती है। तो ये जो है आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में 2 महत्वपूर्ण बिंदु को समझा, जिसमें हम लोगों ने भारत की चोटियाँ और अंग्रेजी शिक्षा का भारत पर प्रभाव के बारे में पढ़ाई की। आप कमेंट करके बताइए आपको पढ़ाई कैसा लगा, आप आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, और क्या कमियां रही, क्या खामियां रही वो भी बताइए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बताएंगे मैं उसमें सुधार कैसे करूँगा। ठीक है, तो आप जो है इसके क्या बेहतरीन चीज़ें वो भी बताइए जो मुझे मोटिवेट करेगा, और इसमें कौन सी चीज़ें में आपको कमी आई वो भी बताइए, ताकि मुझे कुछ आइडिया मिलेगा और मैं अपने गलती को जान सकूंगा कि हाँ, पढ़ाने में इस जगह पे मिस्टेक हुआ, ऐसा मिस्टेक हुआ, ऐसे पढ़ाना चाहिए था। ये आप ही मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको समाप्त करता हूँ। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।